नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्रीफ यानी शोक और लॉस को बहुत गहराई से एक्सप्रेस करती है। इस पोयम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसे लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अगर हम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो ये विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े पोएट्स में से एक थे और आगे चलकर यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरेट भी बने। ये पोयम 1835 की शुरुआत में लिखी गई थी और आगे चलकर 1842 में उनके पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। लिटरेचर की भाषा में इस पोयम को एक एलिजी कहा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसी पैशनेट पोयम जो किसी अपने के गुजर जाने के दुख में लिखी जाती है, और यही दुख इस पोयम की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये दुख भरी पोयम लिखी क्यों। इसके पीछे एक बहुत ही ट्रैजिक रियल लाइफ कैटलिस्ट यानी एक हादसा जुड़ा हुआ है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था अर्थर हेनरी हैलम। इन दोनों की दोस्ती यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। अर्थर हेनरी हैलम सिर्फ उनके दोस्त नहीं थे बल्कि उनके इंटेलेक्चुअल इक्वल थे और दोनों मिलकर लिटरेरी और फिलोसफिकल डिस्कशंस किया करते थे। इनका बॉन्ड इतना स्पेशल था कि एएचएच आगे चलकर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहन एमिली से ऑफिशियली एंगेज्ड भी हो गए थे। तो एक तरह से वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1833 में एएचएच अपने पिता के साथ एक कॉन्टिनेंटल टूर पर वेना गए हुए थे। वहां अचानक सितंबर के महीने में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्हें एक सीवियर स्ट्रोक आया। मेडिकल रिपोर्ट में इस कॉज ऑफ डेथ को श्लाग फ्लूस लिखा गया, जिसका मतलब है दिमाग की एक ब्लड वेसल का फट जाना। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और ये न्यूज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए कयामत से कम नहीं थी। इस अचानक बायोलॉजिकल फेलियर ने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया और उन्हें कई सालों के डिप्रेशन में डाल दिया। इस ट्रेजेडी का एक और बहुत डरावना हिस्सा था उनकी डेड बॉडी का सफर। वेना के ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज और एक्सटॉर्शन को झेलने के बाद अर्थर हेनरी हैलम की डेड बॉडी को एक शिप के जरिए समुंदर के रास्ते इंग्लैंड वापस लाया गया। उन्हें समरसेट गांव के क्लेवेडन चर्च में बरी किया गया, जो एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित है जहां से ब्रिस्टल चैनल का वास्ट समुंदर दिखता है। ये जो समुद्री सफर था जिसने उनके बिलव्ड फ्रेंड की बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया, वही इस पोयम की नॉटिकल इमेजरी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बना। अगर हम पोयम की टॉपोग्राफी यानी उसके सेटिंग की बात करें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनल सोल लैंडस्केप है। इस लैंडस्केप में लिंकनशायर के मैबल थ्रो बीच की ठंडी और ब्लीक हवाएं भी शामिल है, जहां एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अकेले अपना दुख मना रहे थे। इसमें क्लेवेडन चर्च के बरियल साइट के हिल का रेफरेंस भी है और साथ ही इसमें पेयरनीज माउंटेन के रग्ड क्रैग्स यानी चोटियां भी शामिल है, जहां अर्थर हेनरी हालम और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक बार साथ घूमने गए थे। तो दोस्तों, ये था इस मास्टरपीस पोयम का इमोशनल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जहां एक इंसान का दुख समुंदर की गहराई और उसकी बेचैन लहरों के रूप में बाहर आता है। चलिए अब फटाफट से इस पोयम को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि आखिर हमको एग्जाम्स में हर एक लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। पहले स्टेंजा के साथ शुरू करते हैं। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माय टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। पोयम की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल और हेवी लाइन से होती है। पोएट समुंदर के किनारे खड़ा है और लहरों को पत्थरों से टकराते हुए देख रहा है। यहाँ ब्रेक 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 का 3 बार यूज होना एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसे हम एपिजेक्सिस कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस क्रैशिंग वेव्स की आवाज और मूवमेंट को मिमिक करता है। साथ ही ये रिदम एक फ्यूनरल बेल की तरह भी लगता है, जो स्टार्टिंग से ही एक मेलनकोलिक टोन सेट कर देती है। अगले लाइन में कोल्ड ग्रे स्टोन्स का इमेज यूज हुआ है। यहाँ ब्लीक और ठंडे पत्थर पोएट के अंदर की उदासी और मौत की हार्श रियलिटी का सिंबल है। उसके बाद पोएट कहता है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। इसका मतलब है उसके अंदर दुख यादें थॉट्स का एक समुंदर उठ रहा है, लेकिन उसकी जुबान उसकी टंग पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है। उसका ग्रीफ इतना बड़ा और गहरा है कि उसके पास दुख को एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। यहाँ एक प्रोफाउंड लिंग्विस्टिक फेलियर को दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पर। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले,
ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट इज साइंस इन हिज बोट ऑन द बे। जैसे ही हम इस स्टैंजा में आते हैं, मूड और सेटिंग एकदम से शिफ्ट हो जाती है। पूरा फोकस पोएट के इंटरनल ग्रीफ से हटकर बाहर की चलती फिरती दुनिया पर चला जाता है। पोएट देखता है कि एक फिशरमैन का बेटा अपनी बहन के साथ खेलते हुए खुशी से चिल्ला रहा है और एक सेलर लैड, एक नाविक लड़का अपनी बोट में आराम से गाने गा रहा है। यहाँ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जक्स्टापोजिशन यानी कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। एक तरफ दुनिया अपने नॉर्मल रूटीन में खुश है, बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी चल रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पोएट अंदर से कितना टूट चुका है। वैसे यार आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हो, जब पोएट के पास शब्द ही नहीं है अपने टूटेपन को दिखाने के लिए तो किसी को पता ही कैसे चलेगा। ये दिखाता है कि नेचर और दुनिया ह्यूमन सफरिंग के प्रति कितनी इनडिफरेंट होती है। तो यहाँ पर पोएट ये दिखाना चाह रहे हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। यहाँ पोएट की नजर और दूर जाती है हराइजन पर। वो देखता है कि मैजेस्टिक और स्टेटली शिप्स अपनी मंजिल यानी अपने हेवन सेफ हार्बर की तरफ जा रही हैं, जो पहाड़ी के नीचे है। जिंदगी का सफर बिना रुके आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हेवन अंडर द हिल को एज अ डार्क मेटाफर ऑफ ग्रेव यानी कब्र भी देखा जा सकता है, जो उनके दोस्त अर्थर हेनरी हैलम की क्लेवेडन चर्च में बनी कब्र की तरफ इशारा करता है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। इसके तुरंत बाद बट वर्ड का एक शार्प इमोशनल शिफ्ट आता है। पोएट वापस अपने दर्द में चला जाता है। वो एक वैनिश्ड हैंड और वॉइस दैट इज स्टिल यानी खामोश आवाज को तलाश रहा है। यहाँ टेनिसन ने एक ब्रिलियंट लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है, जिसे हम सिनेक्डिकी कहते हैं। उन्होंने पूरे अर्थर हेनरी हैलम का नाम लेने के बजाय उनके बॉडी पार्ट्स, हैंड और वॉइस का यूज किया है। ये दिखाता है कि अब मौत ने उस इंसान को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया है और उसकी फिजिकल टच और आवाज हमेशा के लिए उससे छीन ली है। और आखिर में आते हैं फाइनल और सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टैंजा पर। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैग्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। पोयम एक कंप्लीट सर्कल बनाती है। पहली लाइन वापस से रिपीट होती है, जो ये प्रूव करती है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ गई हो, शिप्स अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो, लेकिन पोएट का दुख बिल्कुल वहीं का वहीं है। समुंदर की लहरें कभी नहीं रुकती और ना ही उसका ग्रीफ रुक रहा है। बस एक छोटा सा फर्क है, पहले के कोल्ड ग्रे स्टोन्स अब क्रैग्स यानी ऊंची खतरनाक चोटियों में बदल गए हैं, जो दुख की इंटेंसिटी बढ़ने का इशारा देते हैं। आखिरी दो लाइंस में पोएट कहता है, टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। इसका मतलब है कि वो खूबसूरत गुजरा हुआ वक्त, जो उसका दोस्त जिंदा था, उस वक्त की खूबसूरती अब हमेशा के लिए मर चुकी है। ये एक डार्क और ब्लीक रियलाइजेशन है कि बीता हुआ वक्त और खोया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी रो लो। पोयम बिना किसी फॉल्स उम्मीद या हेवनली रियूनियन की बात किए लॉस की इस परमानेंट रियलिटी पर खत्म होती है। ये था आपका लाइन बाय लाइन एनालिसिस। अब चलिए फाइनल सेक्शन की तरफ हेड करते हैं। हम इस पोयम की गहराइयों में हम इस सेक्शन में उतरेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे वो थीम्स और लिटरेरी एनालिसिस जो इस पोयम को इंग्लिश लिटरेचर का एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाते हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो ये सिर्फ एक पोयम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी और ह्यूमन ग्रीफ की एक बेहद सटीक स्टडी है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। किसी भी ग्रेट लिटरेरी वर्क की जान उनके थीम्स में बसती है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस छोटी सी एलिजी में ह्यूमन एक्सपीरियंस के कुछ सबसे बड़े थीम्स छुपा कर रखे हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। इस पोयम का सबसे प्रोमिनेंट थीम है नेचर की बेरुखी यानी इनडिफरेंस ऑफ नेचर। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया रुक जानी चाहिए, राइट? लेकिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन समुंदर के किनारे खड़े होकर देखते हैं कि उनकी दुनिया तो उजाड़ हो गई है, पर समुंदर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वेव्स उसी रिदमिक पैटर्न में कोल्ड ग्रे स्टोन्स पर टकरा रही हैं। नेचर अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है। ये इनडिफरेंस पोएट के अंदर के दुख को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उनको अकेला बना देता है। पोयम में आपने नोटिस किया होगा कि एक तरफ मौत का सन्नाटा है और दूसरी तरफ जिंदगी चल रही है। फिशरमैन का बेटा अपनी बहन के साथ खेल रहा है और सेलर लैड यानी एक नाविक लड़का अपनी बोट में गाना गा रहा है। ये बच्चे खुश हैं, उनकी जिंदगी में इनोसेंस और जॉय है, लेकिन पोएट उनसे बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं।
ग्रीफ एक ऐसी चीज है जो इंसान को भीड़ में भी अकेला कर देती है। जिंदगी आगे बढ़ रही है, जैसे वो स्टेटली शिप्स अपने हेवन यानी अपने पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पोएट पास्ट में आर्थर हेनरी हालम की यादों में अटके हुए हैं। एक और बेहद डीप थीम इस पोयम में एक्सप्लोर किया गया है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। फर्स्ट स्टैंजा में ही पोएट कहते हैं, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। दोस्तों, दुख जब अपने एक्सट्रीम लिमिट पर होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उस एग्जैक्ट पेन को वर्बलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास शब्द नहीं है जो अर्थर हेनरी हालम के जाने का सच बयां कर सके। ये साइलेंस और स्ट्रगल इस पोयम को बेहद रिलेटेबल बनाता है। और आखिर में टाइम एंड मॉर्टैलिटी, पोयम की एंडिंग लाइंस इस बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट करती हैं कि जो वक्त चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ये लाइन ह्यूमन मॉर्टैलिटी और समय के लीनियर फ्लो को दर्शाती है। मौत एक एब्सोल्यूट रियलिटी है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब आते हैं टेक्निकल साइड पर। मैं आपको एज ए लिटरेरी स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आखिर किन पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके इस फीलिंग को इतना पावरफुल बनाया है। लेट्स एनालाइज द क्राफ्टमैनशिप। आप इसके टाइटल और पहली लाइन खुद देखिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये रिपीटेशन सिर्फ शब्दों का नहीं, ये समुंदर की लहरों का साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। पढ़ते वक्त आपको ऐसा फील होगा जैसे लहर आई, पत्थर से टकराई और वापस चली गई। ये रिपीटेटिव रिदम एक रिलेंटलेस और ना रुकने वाली फोर्स को दिखाता है, द फोर्स ऑफ नेचर एंड द फोर्स ऑफ टाइम। जक्सटापोजिशन, पोएट ने जक्सटापोजिशन का बेहद ब्रिलियंटली यूज किया है। उन्होंने दो कंप्लीटली अपोजिट इमेजेस को एक साथ रखा है। एक तरफ है एक्टिव और लाउड एलिमेंट्स, बच्चों का चिल्लाना, सेलर का गाना और लहरों का टकराना, और उसके ठीक अपोजिट दूसरी तरफ है पैसिव और साइलेंट एलिमेंट्स, मरे हुए दोस्त का छूना, वैनिश्ड हैंड, और उसकी आवाज जो अब शांत हो चुकी है, वॉइस दैट इज स्टिल। ये कंट्रास्ट दुख की गहराई को और एम्पलीफाई करता है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आप एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज को जब एक साथ सामने रखते हैं तो बुरी चीज और ज्यादा बुरी लगती है। अगर आप सिर्फ बुरी चीज को देखेंगे तो वो कम बुरी लगने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जक्सटापोजिशन का ये पर्पस है। पोयम का मूड सेट करने के लिए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक विजुअल इमेजरी का भी इस्तेमाल किया है। कोल्ड ग्रे स्टोन्स सिर्फ समुंदर के पत्थर नहीं है, ये उस दुख, उस सन्नाटे और उस ठंडक का मेटाफर है जो मौत के बाद बचती है। ग्रे कलर उदासी और मॉर्निंग को सिंबलाइज करता है। इस पूरे सीन में एक मेलंकलिक टोन है जो स्टार्ट से एंड तक मेंटेन रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ब्रेक 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 सिर्फ एक पोयम नहीं, ये ग्रीफ का एक टाइमलेस लिविंग डॉक्यूमेंट है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्थर हेनरी हैलम के खोने के दुख को एक ऐसे यूनिवर्सल इमोशन में बदल दिया जिसे आज सदियों बाद भी हम और आप फील कर सकते हैं। क्लेवेंडन के समुंदर के किनारे खड़े होकर उन्होंने जो अपने हेल्पलेसनेस और दुख को महसूस किया था, वो उन्होंने इन चंद लाइंस में हमेशा के लिए अमर कर दिया, इमॉर्टल बना दिया। ये पोयम हमें बताती है कि ग्रीफ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप फोर्स करके भुला सकें। दुनिया चलती रहती है, लोग हंसते खेलते रहते हैं, पर जब कोई अपना चला जाता है तो दिल में एक खाली जगह छूट जाती है जो कभी नहीं भरती। द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोयम बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर देन समरी वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।